ओके गाइस, वेलकम बैक टू चंद्र भारती एकेडमी। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो आप लोग का चैप्टर सेकेंड है, उसका लेक्चर नंबर सेकेंड। ठीक है। हमने बात कर लिया था कि सबसे पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन आया, फिर थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, फिर फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन, और फाइनली फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, फिर सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया। ठीक है। तो हम लोग को बात करना है सबसे पहले फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है। जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है, इसके बारे में हमने बताया था कि इसको इंट्रोड्यूस किया था आर एच विटेकर ने। किसने इंट्रोड्यूस किया था? आर एच विटेकर ने। कह रहा है कि जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में जो आर एच विटेकर थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया किसको? एक और ग्रुप ला के रखा, फंजाई को। ठीक है। किसको? फंजाई को। जब से सबसे पहले तो एनिमेलिया था, ऑलरेडी प्रेजेंट था। ठीक है। प्लांटिया भी था। प्रोस्टिस्टा को इंट्रोड्यूस किया था किसने? हैकल ने। ठीक है। मोनरा को इंट्रोड्यूस किया था किसने? कॉपलैंड ने। और फंजाई को इंट्रोड्यूस किया किसने? आर एच विटेकर ने। किसने? आर एच विटेकर ने। आई बात सुनने। कह रहा है कि ये जो क्लासिफिकेशन था, ठीक है, जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है, या जो फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन है, या जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन है, तो ये जितने सारे क्लासिफिकेशंस हैं, ठीक है, उनमें ये जो दो ग्रुप्स हैं, प्लांटिया के, ठीक है, और एनिमेलिया के, ठीक है, ये कांस्टेंट रहते हैं। ये क्या है भाई? कांस्टेंट रहते हैं। आए बात सुनने। ये क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं। जैसे अभी अगर आगे भी रिसर्च होता है, ठीक है, या क्लासिफिकेशन होता है, तो आगे भी इनके बढ़ने के चांसेस हैं। यानी कि सबसे पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन, फिर थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, फिर फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन, और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। कुछ टाइम बाद हमको पता चला क्या सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन भी होता है। ठीक है। तो मेनली हम लोग को फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को डिटेल में स्टडी करना है, लेकिन इतना जानेंगे कि सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस किसने किया था। ठीक है। आए बात समझे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखेंगे जो क्राइटेरिया था किसका? डिवीजन का। तो क्राइटेरिया में न्यूट्रिशन था, यानी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। फिर सेल वॉल का प्रेजेंट होना या एब्सेंट होना। ठीक है। अब बात सुनिए। करे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो ही तरीके का हो सकता है, जान रहे होंगे आप लोग। ठीक है। कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होते हैं दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? दो तरीके के। जो एक तो होता है भाई ऑटोट्रोपिक, और दूसरा क्या होता है? हेट्रोट्रोपिक। यानी कि कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं, जैसे प्रोटिस्टा के मोस्टली जो ग्रुप्स हैं, प्रोटिस्टा के मोस्टली जो हैं मेंबर्स, वो क्या है? हेट्रोट्रोपिक है। ठीक है। कुछ ऑटोट्रोपिक नेचर के भी होते हैं। आए बात सुनिए। यानी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो ही तरीके का हो सकता है भाई, या तो ऑटोट्रोपिक हो या हेट्रोट्रोपिक हो। जो प्रोटिस्टा ग्रुप था, उसके मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो क्या है? हेट्रोट्रोपिक नेचर के हैं। कुछ ऐसे मेंबर्स भी हैं जो ऑटोट्रोपिक हैं। आई बात सुनने। ऑटोट्रोपिक की बात करें तो ऑटोट्रोपिक में मोस्टली जो इन क्या बोलते हैं, प्लांट किंगडम था, प्लांट किंगडम के जितने सारे मेंबर्स थे, मोस्टली वो क्या थे? ऑटोट्रोपिक थे। ठीक है। फिर बात आती है कि सेल वॉल। सेल वॉल का प्रेजेंस देखते हैं। तो सेल वॉल मोनरा के अंदर, अगर मोनरा की बात करें तो मोनरा के अंदर सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन से, ठीक है, पॉलीसेकेराइड से और अमीनो एसिड से। ठीक है। यानी कि मोनरा के जो भी मेंबर्स हैं, यहाँ पे बात किया हमने किसका? प्रोटिस्टा का। ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसका? मोनरा का। मोनरा के अंदर, ठीक है, मोनरा के अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका जो सेल वॉल है वो बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकन से, ठीक है, या पॉलीसेकेराइड से, ठीक है, या अमीनो एसिड से। ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकन कहने का मतलब क्या होगा? कि जो पेप्टाइडो है, पेप्टाइडो मतलब क्या? प्रोटीन से मतलब है, और ग्लाइकन का मतलब किससे मतलब है? शुगर से। यानी कि ग्लाइकन किसको दिखा रहा है? पॉलीसेकेराइड को। और पेप्टाइड्स किसको दिखा रहा है? अमीनो एसिड्स को। यानी कि जो मोनरा का सेल वॉल होता है वो बना होता है किससे? पेप्टाइडोग्लाइकन से। यानी कि पेप्टाइड्स प्लस क्या? ग्लूकोज, यानी कि पॉलीसेकेराइड। आ रही होगी बात समझ में।
ठीक है। देखेंगे प्रोटिस्टा के अंदर, ठीक है, जो प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं, ठीक है, प्रोटिस्टा के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट हो सकता है, कुछ में प्रेजेंट नहीं हो सकता है। फंजाई के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन बना होता है किससे? काइटिन से। किससे? काइटिन से बना होता है। प्लांटिया के अंदर, यानी कि प्लांट किंगडम के अंदर जितने सारे मेंबर्स हैं उनके अंदर सेल वॉल पाया जाता है, लेकिन बना किससे होता है भाई? सेलुलोज से। किससे बना होता है? सेलुलोज से। ये चीजें याद रखेंगे। फंजाई के अंदर जो सेल वॉल पाया जाता है भाई, वो पाया जाता है काइटिन से बना हुआ, और जो प्लांट के अंदर सेल वॉल पाया जाता है वो पाया जाता है किससे बना हुआ? सेलुलोजिक वॉल से। कह रहा है कि एनिमल के अंदर जो सेल वॉल होता है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है। एनिमल के अंदर सेल वॉल क्या होता है? एब्सेंट होता है। आए बात समझे? एनिमल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होता है। जैसे यहाँ पे हमने बात किया टोटल 5 किंगडम के बारे में। जो मोनरा है, मोनरा के अंदर अगर सेल वॉल पाई जा रही है, ठीक है, मोनरा के अगर अंदर सेल वॉल पाई जा रही है तो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन से। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन यानी कि पॉलीसेक्राइड प्लस अमाइनो एसिड से, पॉलीसेक्राइड और अमाइनो एसिड से। कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो होते हैं मोनरा के, वो हेट्रोट्रोपिक नेचर के होते हैं। मोस्ट ऑफ द क्या है? हेट्रोट्रोपिक नेचर के हैं, और कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रोपिक नेचर के भी होते हैं मोनरा के अंदर। आया बात समझ में? फिर बात की जा रही है प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा जो मेंबर है, क्या है? जो प्रोटिस्टा की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं? प्रोटिस्टा की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? प्रोटिस्टा की। तो जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा में कुछ में सेल वॉल पाई जाएगी, ठीक है, कुछ के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाएगी। फंजाई के अंदर अगर सेल वॉल पाई जाती है तो काइटिन की बनी होती है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। प्लांट के अंदर जो सेल वॉल पाया जाता है वो किससे बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज का बना हुआ होता है प्लांट के अंदर जो सेल वॉल पाया जाता है। एनिमल के अंदर सेल वॉल, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, हेट्रोट्रोपिक यानी कि जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में, ठीक है, हमने देखा कि कुछ ऐसे होते हैं मेंबर्स, जैसे प्लांटिए, प्लांटिए के मैक्सिमम मेंबर्स क्या करते हैं? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है, और कुछ क्या बोलते हैं, प्रोटिस्टा के मेंबर जो होते हैं जो भी क्या करते हैं? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन करते हैं। टाइप्स ऑफ अगर हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन की बात करें, ठीक है, कि हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है, कितने तरीके का हो सकता है? हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन 3 तरीके का होता है। हेट्रोट्रोपिक जो न्यूट्रिशन होता है वो 3 तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है। एक होता है सैप्रोफिटिक नेचर, दूसरा होता है पैरासिटिक नेचर, ठीक है, और जो तीसरा होता है वो क्या होता है? होलोजोइक नेचर। आए बात समझ में? अगर बात करें सैप्रोफिटिक की, अगर सैप्रोफिटिक की बात करें तो जो सैप्रोफिटिक वाले मेंबर्स हैं जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रोपिक में सैप्रोफिटिक है, वो सारे के सारे डेड और डीके ऑर्गेनिज्म पे क्या करते हैं? डीके मटेरियल पे सर्वाइव करते हैं। जैसे बोल रहा है कि फीड ऑन, यानी कि जो सैप्रोफाइट्स होते हैं वो फीड करते हैं किस पे? डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे। ठीक है, डेड एंड डीके मैटर पे। आई बात समझ में? यानी कि जो सैप्रोफाइट्स होते हैं वो डेड और डीके मैटर पे क्या करते हैं? फीड करते हैं। लेकिन जो पैरासाइट होते हैं, जो पैरासाइट होते हैं वो लाइव ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करते हैं। पैरासाइट किसके ऊपर? लाइव ऑर्गेनिज्म के अंदर। यानी कि पैरासाइट लाइव ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो जीवित है ऑर्गेनिज्म, उसके ऊपर फीड करेंगे। तो अगर ये लाइव ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करते हैं तो लाइव ऑर्गेनिज्म के ऊपर 2 तरीके से फीड कर सकते हैं। या तो ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर रह के फीड करें, सर्वाइव करें, या ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जाके सर्वाइव करें। अगर ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहते हैं, ठीक है, अगर ऑर्गेनिज्म के क्या है? अंदर है, तो इनको क्या बोलेंगे? इंडो पैरासाइट। क्या बोलेंगे? इंडो पैरासाइट। ध्यान से देखेंगे, पैरासाइट में जो पहली कैटेगरी है ना वो है इंडो पैरासाइट। यानी कि अगर ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे अपने होस्ट पे, किस पे? होस्ट पे, होस्ट के बॉडी के अंदर सर्वाइव कर रहा है। होस्ट समझ रहे होंगे आप लोग, यानी कि होस्ट उसको बोलेंगे जिसपे बैक्टीरिया या वायरस जो भी पैरासाइट्स होते हैं क्या करते हैं? जिनके ऊपर सर्वाइव करते हैं, जिन सेल के ऊपर या जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह के ये सर्वाइव करते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग? होस्ट बोलते हैं। तो कह रहा है कि जो पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट 2 तरीके के होते हैं। ये तो या तो ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रहेंगे या फिर ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर रहेंगे। अगर बॉडी के अंदर है, अगर ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर है तो इन्हें बोलेंगे क्या? इंडो पैरासाइट। क्या बोलेंगे इनको? इंडो पैरासाइट। अगर ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर है, ऑन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग? इक्टो पैरासाइट। क्या बोलते हैं इनको? इक्टो पैरासाइट। आया बात समझ में? कह रहा है कि जो तीसरा मोड है किसका? हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन का, वो होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन है। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स,
ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फूड को इंजेस्ट करते हैं या तो सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में। है बात सुन लें, यानी कि होलोजोइक में ऐसे ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो क्या करेंगे, फूड को इंजेस्ट करेंगे या तो सॉलिड फॉर्म के अंदर या लिक्विड फॉर्म के अंदर। जैसे एग्जांपल में ह्यूमन जो होता है, ठीक है, ये क्या करता है, सॉलिड और लिक्विड फॉर्म दोनों में फूड को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, यानी कि हम लोग का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है, हेट्रोट्रॉपिक है। और हेट्रोट्रॉपिक में भी कौन सा है, होलोजोइक न्यूट्रिशन है। क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन है। ध्यान से देखेंगे फिर से, ये जो क्लासिफिकेशन था, ठीक है, जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, तो उसके अंदर ये जो क्लेमाइडोमोनास है एक स्पीसीज, ठीक है, एक है क्लोरेला। ठीक है, क्या है, क्लोरेला। तो ये जो दोनों स्पीसीज हैं, ठीक है, इनको सबसे पहले प्लांटिया के अंदर डाल दिया गया था। किसमें, जो अर्लियर क्लासिफिकेशन आया था उसके अंदर इनको किसमें रखा गया था भाई, प्लांटिया के अंदर, यानी कि प्लांट की कैटेगरी में डाला गया था, क्योंकि सेल वॉल इनके अंदर क्या था, प्रेजेंट था, सेल वॉल प्रेजेंट था। यानी कि जो क्लासिफिकेशन किया था किसने, जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन लेके आया था, उनके अकॉर्डिंग वो जो क्लासिफिकेशन था बेस्ड था किसके ऊपर, सेल वॉल के प्रेजेंस और सेल वॉल के एब्सेंस के ऊपर। तो इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होने के कारण क्लेमाइडोमोनास को और कोलेरेला को रख दिया गया था किसमें, प्लांट में। किसमें रखा गया था भाई, प्लांटिया में। लेकिन इनको अभी रखा गया किसमें, प्रोटिस्टा के अंदर। प्रोटिस्टा के अंदर इसलिए रखा गया अभी क्योंकि रीजन क्या है कि ये यूनिसेलर है, यूकैरियोटिक नेचर के हैं। कैसे हैं, यूनिसेलर और यूकैरियोटिक नेचर का होने के कारण इनको रखा गया किसमें अभी फिलहाल में, प्रोटिस्टा के अंदर। किसके अंदर रखा गया भाई, किंगडम प्रोटिस्टा में। आए बात सुनने, यानी कि जैसे जैसे क्लासिफिकेशन यानी कि किंगडम बढ़ते गए, तो जो क्लासिफिकेशन का बेसिस था, ठीक है, कि किस बेस पे क्लासिफाई कर रहे हैं, वो बेसिस चेंज होता गया और ऑर्गेनिजम्स इधर से उधर क्या होते लगे, सफल होने लगे। जैसे जो क्लेमाइडोमोनास था और जो क्लोरेला था, पहले ये प्लांट की कैटेगरी में थे। ठीक है, प्लांट की कैटेगरी में इसलिए थे क्योंकि इनके सेल के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट थी। ठीक है, क्या थी, सेल वॉल प्रेजेंट थी। लेकिन इनको बाद में रखा गया प्रोटिस्टा के अंदर। प्रोटिस्टा के अंदर इसलिए रखा गया क्योंकि यूनिसेलर नेचर के, ठीक है, क्योंकि ये यूनिसेलर नेचर के हैं। ऐसे ही बात करते हैं अमीबा और पैरामीशियम की। किसकी, अमीबा और पैरामीशियम। जो अमीबा और पैरामीशियम है, इनको सबसे पहले रखा गया एनिमेलिया में। किसमें, एनिमेलिया में। और इनको एनिमेलिया में इसलिए रखा गया था क्योंकि सेल वॉल क्या थी, इनके सेल के बाहर सेल वॉल एब्सेंट थी, यानी कि सेल वॉल प्रेजेंट नहीं थी। सेल वॉल एब्सेंट होने के कारण इनको सबसे पहले कहां रखा गया था, एनिमेलिया के अंदर। ठीक है, लेकिन अभी इनको रखा गया है कहां पे, प्रोटिस्टा में। कहां पे रखा गया भाई, प्रोटिस्टा के अंदर। क्यों रखा गया है, रीजन क्या है प्रोटिस्टा में डालने का, क्योंकि ये यूनिसेलर है, यूकैरियोटिक नेचर के। क्या है, यूनिसेलर और यूकैरियोटिक नेचर के। यानी कि जो प्रोटिस्टा ग्रुप है, प्रोटिस्टा जो किंगडम है, उसके अंदर ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो यूनिसेलर है, ठीक है, यानी कि एक सेल से उनकी बॉडी बनी हुई है, प्लस वो यूकैरियोटिक नेचर के हैं। इस बात से यानी कि ये जो पॉइंट है, यहां से इतना तो समझ में आ रहा होगा कि जो प्रोटिस्टा ग्रुप है, क्या है, जो प्रोटिस्टा किंगडम, जो प्रोटिस्टा है, किंगडम जो प्रोटिस्टा है, उसके अंदर ऐसे मेंबर्स हैं, ठीक है, इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म दैट आर या दोज आर यूनिसेलुलर and यूकैरियोटिक इन नेचर। आई बात सुनने, यानी कि ये पॉइंट से इतना तो समझ में आ रहा है कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर वही ऑर्गेनिज्म्स आ रहे हैं जो क्या है, यूनिसेलर है और यूकैरियोटिक नेचर के हैं। आई बात समझ में, आगे मूव करते हैं।
यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखेंगे, कह रहा है कि जो प्लांटिया और एनिमेलिया किंगडम है, जो प्लांटिया और एनिमेलिया किंगडम है, कितने भी तरीके क्लासिफिकेशन आया, कितने भी किंगडम का क्लासिफिकेशन आया, ये दोनों जो किंगडम है वो कांस्टेंट रहे। क्या रहे? कांस्टेंट रहे। आई बात समझ में? ठीक है। बट जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो चेंज होते गए, क्योंकि क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया बदलते गया। अभी मैं कुछ देर पहले यही बात बोल रहा था भाई, कि ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग किंगडम में इसलिए रखा जाने लगा क्योंकि जो क्राइटेरिया था क्लासिफिकेशन का वो क्या होने लगा? चेंज होने लगा। ठीक है। कह रहा कि ऐसे चेंजेस जो अभी हम आप लोग जो पढ़ रहे हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, ऐसे चेंजेस और फ्यूचर में भी आ सकते हैं। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आई बात समझ में? इस स्लाइड के अंदर बस इतना बताया गया है कि जितने भी किंगडम आए, ठीक है, जितने भी किंगडम के क्लासिफिकेशन है, जैसे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, यानी कि जो भी किंगडम के क्लासिफिकेशन आए, 2, 3, 4, 5, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन यहां तक आया, लेकिन इसके अंदर जो 2 किंगडम थे, यानी कि किंगडम जो 2 थे, किंगडम जो 2 थे, कौन? प्लांटिया और एनिमेलिया, ये क्या रहे? कांस्टेंट रहे। क्या रहे भाई? कांस्टेंट। कह रहा है कि हाँ चेंज हुआ तो कुछ क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया चेंज हो गया, कि बेस चेंज हो गया, किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जा रहा है। ऐसे चेंजेस फ्यूचर में होने के चांसेस हैं, यानी कि फ्यूचर में जैसे जैसे रिसर्च होगा वैसे वैसे क्या हो सकते हैं? ऐसे चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है। अब तक आप लोग ने जाना किसके बारे में? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। बस जनरल पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं अभी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। ठीक है, और ये जानने के बाद हम लोग जो RH विटेकर के द्वारा दिया गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, उसके एक एक किंगडम को हम लोग क्या करेंगे? बिल्कुल डिटेल में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। आई बात समझ में? देखेंगे कह रहा कि जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है, ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस किया था कार्ल वुजनी। किसने किया था भाई? कार्ल वुजनी। जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है, ठीक है, जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? कार्ल वुज ने। आया बात सुनने? कह रहा कि ये जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है, इसी को 3 डोमेन ऑफ लाइफ भी बोला। किसने? कार्ल वुज ने। क्या बोला था इसको? 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ भी बोला था। आया बात सुनने? मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है, इसी का दूसरा नाम क्या है? 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस किया किसने भाई? कार्ल वुज ने। किसने दिया था? कार्ल वुज ने। आई बात सुन? कह रहा है कि कार्ल वुज ने क्या किया था? कोई भी नया किंगडम इंट्रोड्यूस नहीं किया था इन्होंने। आई बात समझे? कोई भी नया किंगडम इन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं किया था। कार्ल वुज ने किया क्या था? एनिमेलिया, ये किंगडम कांस्टेंट था। ठीक है। प्लांटिया, ये भी क्या था? कांस्टेंट था। ठीक है। फंजाई को रखा सेम जैसे पहले था, प्रोटिस्टा को भी सेम रखा जैसे पहले था। आया बात समझ में? यानी कि एनिमेलिया कांस्टेंट था, प्लांटिया कांस्टेंट था, फंजाई को इंट्रोड्यूस किया था किसने? RH विटेकर ने, इसको भी कांस्टेंट रखा, प्रोटिस्टा को भी कांस्टेंट रखा, लेकिन जो एक किंगडम था मोनेरा, ठीक है, मोनेरा को 16s rRNA के बेसिस पे, किसके? 16s rRNA के सीक्वेंस के बेसिस पे क्या किया? 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्या किया? 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया। ध्यान से सुनेंगे, मैं क्या बोल रहा हूं कि बाकी सारे के सारे जो किंगडम्स हैं, जैसे एनिमेलिया है, प्लांटिया है, फंजाई है, प्रोटिस्टा है, इनको सेम रखा। क्या किया? इनको सेम रखा। लेकिन जो एक किंगडम था मोनेरा, मोनेरा को इन्होंने क्या किया? 16s rRNA सीक्वेंस जो होता है इनके बॉडी के अंदर, ठीक है, उसके बेसिस पे क्या किया? इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसका पहला का नाम था आर्की बैक्टीरिया और दूसरे का क्या नाम था? यू बैक्टीरिया। क्या नाम था दोनों का? आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आई बात समझ में? ध्यान से देखेंगे, करेक्ट, ये सारे के सारे कांस्टेंट रहे, और मोनरा को 16s rRNA सीक्वेंस के बेसिस पे इन्होंने क्या किया? डिवाइड किया कितने पार्ट में भाई?
मोनरा को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 2 पार्ट में, ठीक है, यानी कि आर्की बैक्टीरिया और दूसरा क्या था? यू बैक्टीरिया। आई बात सुनिए, आर्की बैक्टीरिया को भी एक अलग किंगडम नाम दिया इन्होंने, एक किंगडम ये और यू बैक्टीरिया का एक अलग किंगडम, यानी कि 2 किंगडम इधर से, ठीक है, यानी कि पहला इधर से मान लेते हैं, ये दूसरा मान लेते हैं अगर इसको, तो ये तीसरा होगा, ये फिर चौथा, ये 5 नंबर और ये छठा यानी कि 6 नंबर। यानी कि अब जो आप काउंट करेंगे तो ये क्या है? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है। क्या है भाई? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है। कह रहा है कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को ही 3 डोमेन ऑफ लाइफ बोला गया, ठीक है, क्या बोला गया? 3 डोमेन ऑफ सिस्टम या 3 डोमेन ऑफ लाइफ। देखते हैं, ध्यान से देखेंगे कि जो मोनरा को जब 2 पार्ट में तोड़ा था इन्होंने, तो सबसे पहले आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया दोनों को अलग अलग किंगडम बोल दिया। लेकिन जब ये जो 3 डोमेन वाला कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, उसमें इन्होंने क्या बोला कि आर्की बैक्टीरिया एक अलग डोमेन है, ठीक है, आर्की बैक्टीरिया क्या है? एक अलग डोमेन है, यू बैक्टीरिया एक अलग डोमेन है, और बाकी के ये जो चारों किंगडम्स हैं इनको एक तरह से क्या किया उन्होंने? मर्ज किया। जैसे देखेंगे इनको क्या किया, एक तरीके से इन्होंने मर्ज किया। जैसे ये आर्की बैक्टीरिया, सॉरी, ये आर्की बैक्टीरिया जो है पहला डोमेन, ठीक है, आर्की बैक्टीरिया पहला डोमेन, डोमेन की बात कर रहे हैं भाई, डोमेन की, और यू बैक्टीरिया ये दूसरा डोमेन, क्या? दूसरा डोमेन, यू बैक्टीरिया दूसरा डोमेन। और बाकी के ये जो सारे किंगडम बचे थे, जैसे एनिमेलिया था, प्लांटिया था, फंजाई था और प्रोटिस्टा, इनको सबको मर्ज करके एक साथ एक अलग किंगडम क्या बोलते हैं? डोमेन बनाया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूकैरिया। क्या बोलते हैं इसको? यूकैरिया। आई बात सुनने, यानी कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया था किसने? कार्ल वुज ने, और उसी को क्या बोला गया? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को ही 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ बोला गया। 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ में ये बोला गया, किया गया कि जो मोनरा था, मोनरा को जब 2 पार्ट में तोड़ा था उन्होंने, 2 किंगडम में, यानी कि आर्की बैक्टीरिया, यूवी बैक्टीरिया, इन दोनों को अलग अलग डोमेन बोल दिया गया, और बाकी की जो भी सारे के सारे क्या थे? किंगडम थे, जैसे प्लांटिया, एनिमलिया और फंजाई और प्रोटिस्टा, इनको सबको एक साथ मर्ज करके जो मर्जर का नाम रखा उन्होंने, क्या रखा? यूकैरिया रखा, ठीक है। यूकैरिया भी क्या है? डोमेन से। आए बात सुन में, इतने में कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं, देखें ध्यान से, जो किंगडम मोनरा है, मैंने बोला था ना कि सबसे पहले हम लोग 6 किंगडम क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन भी ले लेंगे, लेकिन उसके बाद से हम लोग को पढ़ना क्या है भाई? आर.एच. विटेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसके बारे में ही डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे किंगडम मोनरा को, और आज के बस लेक्चर में हम लोग ओवरव्यू देखेंगे कर कि जो किंगडम मोनरा है, किंगडम मोनरा के अंदर जो बैक्टीरिया है, वही बैक्टीरिया क्या है? इसका सोल मेंबर है, यानी कि मेन जो मेंबर है किंगडम मोनेरा का, वो कौन है? बैक्टीरिया है। कौन है भाई? बैक्टीरिया है। आई बात ध्यान से, कह रहा है बैक्टीरिया द मोस्ट एबंडेंट इन कॉस्मोपॉलिटन ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट एवरीवेयर। ध्यान सुनिए, कह रहा है कि जो बैक्टीरिया है वो मोस्ट एबंडेंट है, ठीक है। क्या है बैक्टीरिया? मोस्ट एबंडेंट, यानी कि हर जगह पाया जाता है। जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि भगवान हर जगह है, भगवान कण कण में है, ठीक है, तो भगवान है कण कण में भाई, लेकिन बैक्टीरिया हर जगह है, ये बिल्कुल फिक्स है। आई बात समझो, यानी कि बैक्टीरिया हर जगह पाया जा सकता है। बैक्टीरिया जो होता है मोस्ट एबंडेंट एंड कॉस्मोपॉलिटन ऑर्गेनिज्म है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब कि एवरीवेयर प्रेजेंट हो, ठीक है। कहां प्रेजेंट हो? एवरीवेयर प्रेजेंट होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन ए हैंडफुल ऑफ सॉइल। अगर आप एक मुट्ठी क्या करते हैं? सॉइल लेते हैं ना, तो उसमें बहुत तरीके के आपको बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये पॉइंट बस वही कह रहा है। मोस्ट बैक्टीरिया हेटरोट्रोपिक, ओनली ए फ्यू आर ऑटोट्रोपिक। कह रहा है कि बैक्टीरिया जो होते हैं, मोस्ट बैक्टीरिया जो होते हैं, यानी कि जो मोनरा के मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया वो क्या है, उनका नेचर क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? हेटरोट्रोपिक है। क्या है? हेटरोट्रोपिक है। और अगर ये हेटरोट्रोपिक है तो 2 तरीके के हो सकते हैं भाई, अभी हमने पढ़ा है कुछ 1-2 स्लाइड पहले हमने बताया कि हेटरोट्रोपिक में 2 तरीके के हो सकते हैं, एक तो सैप्रोफिटिक नेचर के हो सकते हैं या पैरासिटिक नेचर के हो सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑटोट्रोपिक नेचर के होते हैं। क्या होते हैं? कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रोपिक नेचर के होते हैं। कह रहा है कि बैक्टीरिया में भी 2, ऑटोट्रोपिक में भी 2 नेचर पाया जा सकता है बैक्टीरिया का, ठीक है। कैसे कैसे बैक्टीरिया हो सकते हैं? कह रहा है कि एक फोटो ऑटोट्रोप्स हो सकते हैं, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो फोटो यानी कि लाइट का यूज करके क्या करते हैं? अपना फूड खुद से बना ले, उसे फोटो ऑटोट्रोप बोलते हैं। और फिर कह रहा है कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो जिनको हम लोग केमो ऑटोट्रोप बोलते हैं, यानी कि केमिकल का यूज करके वो क्या करते हैं भाई?
अपना फूड बनाते हैं। आई बात समझ में? जो पैरासिटिक होते हैं, जो पैरासिटिक होते हैं, अभी हमने पढ़ा था कुछ देर पहले कि वो ग्रो करते हैं ऑर्गेनिज्म के ऊपर। अगर ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो कर रहे हैं भाई तो उनको इक्टोपैरासाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्टोपैरासाइट। अगर वो इनसाइड द ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे हैं उनको क्या बोलते हैं भाई? इंडोपैरासाइट। ठीक है, क्या बोलते हैं? इंडोपैरासाइट। अगर वो सेप्रोफिटिक नेचर के हैं, सेप्रोफिटिक नेचर के, तो कहां पे ग्रो करेंगे? डेड एंड डीके मटेरियल पे। पढ़ चुके हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं उनका, उनकी न्यूट्रिशन के बारे में हम देखेंगे और कुछ स्पेशल एबिलिटी जो है बैक्टीरिया के अंदर उसके बारे में देखेंगे। कह कि बैक्टीरिया, ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया भी दो तरीके के होते हैं। फोटोसिंथेटिक यानी कि फोटो का यूज करेंगे, फोटो मतलब क्या होता है? लाइट, लाइट का यूज करेंगे। कीमोसिंथेटिक यानी कि कीमो मतलब क्या? केमिकल। आई बात सुन, पर कि इनके पास कुछ यूनिक एबिलिटी भी होती है। प्रोकैरियोटिक के पास कुछ यूनिक एबिलिटी होती है जो यूकैरियोटिक सेल के पास नहीं होती है या मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म के पास नहीं होती है। ध्यान से देखेंगे कि जो भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन एक ऐसा टफ टास्क है जिसको यूकैरियोटिक सेल परफॉर्म नहीं कर सकती है। आई बात समझे? यानी कि नाइट्रोजन को तोड़ना, ठीक है, या नाइट्रोजन को फिक्स करना यूकैरियोटिक के बस की बात नहीं है। यानी कि अगर देखा जाए तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं ये क्या है? देखने में तो सिंपल है लेकिन कुछ ऐसे फंक्शन भी करते हैं जो यूकैरियोटिक परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। जैसे सबसे पहले हमने देखा किसको? नाइट्रोजन फिक्सेशन को। किसको? नाइट्रोजन फिक्सेशन को। करा कि सिंपल इन स्ट्रक्चर एंड कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, यानी कि प्रोकैरियोटिक जो बैक्टीरिया, यानी कि जो बैक्टीरिया है या जो प्रोकैरियोटिक सेल है, करा कि ये सिंपल है। स्ट्रक्चर तो इनका भाई सिंपल है, स्ट्रक्चर तो क्या है? सिंपल है, बट इनका जो बिहेवियर भाई वो कैसा है? कॉम्प्लेक्स है। बिहेवियर कैसा है भाई? कॉम्प्लेक्स है। यानी कि दिखने में तो ये क्या है? सिंपल है लेकिन काम ये बहुत बड़े बड़े करते हैं। आया बात समझ में? बैक्टीरिया सो हाईली कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, they can perform the majority of reaction that a complex eukaryotic can and some that no eukaryotic can do at all। जैसे एग्जांपल के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन देखेंगे। ये पूरी लाइन कहना क्या चाहती है भाई? जैसे अगर बैक्टीरिया को लाइव रहना है, ठीक है, और किसी ह्यूमन को लाइव रहना है, जैसे एक बैक्टीरिया लेते हैं प्रोकैरियोटिक, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, और एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म यानी कि ह्यूमन को लेते हैं। तो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर ह्यूमन को सर्वाइव करना है तो जितने सारे मेटाबॉलिक फंक्शन करने होते हैं बॉडी के अंदर उतने हमेशा परफॉर्म होने चाहिए। ठीक है, रिप्रोडक्शन होना चाहिए, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म का हमने कैरेक्टर पढ़ा था। तो अगर प्रोकैरियोटिक भी लिविंग है तो इसको भी अगर सर्वाइव करना है तो जितने सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन हैं वो भी परफॉर्म करने हैं भाई। यानी कहने का सीधा सीधा मतलब है कि जितना रिएक्शन, जितने सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस या लाइफ प्रोसेसेस यूकैरियोटिक सेल के अंदर होते हैं उतने सारे के सारे जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं या लाइफ प्रोसेस हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल के पास भी होते हैं लाइव रहने के लिए। लेकिन एडिशनल जो फीचर है प्रोकैरियोटिक के पास वो क्या है कि प्रोकैरियोटिक एक एक्स्ट्रा फीचर भी परफॉर्म कर सकता है जिसका नाम क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन है। क्या नाम है भाई इसका? नाइट्रोजन फिक्सेशन है। आई बात समझ में? देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। जैसे जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया का शेप अलग अलग हो सकता है भाई। अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया एंड शेप के बारे में बात करते हैं। करें कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, ठीक है, जो रॉड लाइक होते हैं, यानी कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो रॉड के जैसे दिखते हैं। कैसे? रॉड के जैसे दिखते हैं। अगर ऐसे कोई बैक्टीरिया दिख रहा है रॉड के जैसे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बैसिलस बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? बैसिलस। ठीक है, करेक्ट। कुछ ऐसे जो है जो इंडोस्पर्म भी कंटेन करते हैं। जो बिब्रियो होता है, जो बिब्रियो है, ध्यान से देखेंगे, ये जो शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया का क्या है? नॉमेनक्लेचर है भाई। जैसा शेप होगा बैक्टीरिया का, बैक्टीरियल सेल का, उसके बेसिस पे। करेक्ट। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बिब्रियो होते हैं। बिब्रियो का मतलब क्या है? ये कॉमा शेप होते हैं। क्या होते हैं? कॉमा शेप। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो स्पाइरलम होते हैं। क्या होते हैं? स्पाइरलम, यानी कि स्प्रिंग के जैसे स्पाइरल शेप वाले, ठीक है, और फ्लैजिला इनमें पाई जाती है। क्या होती है? फ्लैजिला पाई जाती है।
कुछ कर है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको हम लोग कोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोकस। और कोकस कैसा होता है भाई? राउंड शेप होता है। कैसा होता है? राउंड शेप। कोकस कैसा होता है? राउंड शेप। जो स्पाइरुलम होता है वो कैसा होता है? स्पाइरल के जैसे होता है भाई, ऐसे स्प्रिंग के जैसे। आए बात समझ में? जो बिब्रियो होता है, बिब्रियो जो होता है, बिब्रियो वो कॉमा शेप होता है भाई। कैसा होता है? कॉमा शेप। आए बात समझ में? कैसा होता है ये? कॉमा शेप। आ रही बात समझ में? कैसा होता है ये? कॉमा शेप। कह रहा है कि ये जो कोकस है, कोकस कोकस अरेंज भी होते हैं। जैसे अगर सिंगल है, अगर सिंगल कोकस सेल है, यानी कि सिंगल कोकस सेल है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोकोकस। क्या बोलते हैं भाई? मोनोकोकस। अगर दो सेल एक साथ हैं तो इसे क्या बोलेंगे भाई? डिप्लोकोकस। क्या बोलेंगे? डिप्लोकोकस। अगर तीन सेल एक साथ हैं तो इन्हें क्या बोलेंगे भाई? ट्रिप्लोकोकस। क्या बोलेंगे? ट्रिप्लोकोकस। ठीक है। अगर स्ट्रेप्टोकोकस, यानी कि ये जो ट्रिप्लोकोकस है, उसके बाद से बात करते हैं किसका? स्ट्रेप्टोकोकस का। यानी कि कई सारी सेल एक चैन में प्रेजेंट है। क्या है? एक चैन के अंदर प्रेजेंट है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे भाई? इसे क्या बोलेंगे? स्ट्रेप्टोकोकस। क्या बोलेंगे इसको? स्ट्रेप्टोकोकस। एक होता है स्टेफाइलोकोकस। एक क्या होता है? स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस जो होते हैं वो सीड के फॉर्म में होते हैं। स्टेफाइलोकोकस जो होते हैं वो क्या होता है भाई? स्ट्रेप्टोकोकस चैन के फॉर्म में। ठीक है भाई। स्टेफाइलोकोकस सीड के फॉर्म में, यानी कि ये सीट बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाई? एक पूरा सीट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ये पूरा सीट बनाएंगे। है बात सुनिए। तो अगर ऐसा बैक्टीरिया का अरेंजमेंट है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई उसको? स्टेफाइलोकोकस। क्या बोलते हैं उनको? स्टेफाइलोकोकस। यानी कि बिल्कुल एक पतली सीट के जैसे ये क्या होंगे? अपना स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्लस्टर बनाएंगे सीट के जैसे बिल्कुल। ठीक है। जो सार्सिना होता है, सार्सिना जो होता है वो बिल्कुल क्यूब के फॉर्म में अरेंज होता है। किसके फॉर्म में? क्यूब के फॉर्म में अरेंज होता है। ठीक है। जो सार्सिना होता है वो क्या होता है? बिल्कुल क्यूब के फॉर्म में होता है। कह रहा है कि जो 8 कोकाई सेल होती है, 8 कोकाई सेल, जैसे ये क्यूब देखेंगे आप, क्यूब, क्यूब कुछ आप ऐसा देखते हैं, क्यूब कुछ ऐसा होता है, क्यूब आपको कुछ ऐसा होता है। ठीक है। क्यूब दिखने में कुछ ऐसा होता है भाई। ठीक है। क्यूब कुछ दिखने में ऐसा दिखता है। तो कह रहा है कि 8 कोकाई एट द कॉर्नर ऑफ ए क्यूब। कह रहा है कि एक क्यूब पे, ठीक है, क्यूब के एक कॉर्नर पे, क्यूब के एक कॉर्नर पे 8 कोकाई रहेंगे। कितने? 8 कोकाई। कितने भाई? 4, ये पांचवा पीछे, ये छठा, आठवां। ठीक है। आए बात समझ में? यानी कि क्यूब के एक कोने पे कितने? 8 कोकाई रहते हैं। आई होगी बात समझ में? यानी कि जो शेप होता है बैक्टीरिया का वो अलग अलग होता है। जैसे बैसिलस वाले जो होते हैं रॉड शेप के होते हैं, विब्रियो कॉमा शेप के होते हैं, स्पाइरलम जो होता है बिल्कुल स्प्रिंग के जैसे होता है, कोकस जो होता है बिल्कुल राउंड शेप होता है। लेकिन जो कोकस होता है, कोकस का अरेंजमेंट अलग अलग हो सकता है। कोकस का जो अरेंजमेंट है वो क्या होता है? अलग अलग। कोकस का अरेंजमेंट जो होता है वो क्या होता है? अलग अलग हो सकता है। कोकस का अरेंजमेंट कैसा हो सकता है भाई? कोकस का अरेंजमेंट अलग अलग हो सकता है। अगर बात करें कोकस का, तो कोकस का जो अरेंजमेंट है भाई वो क्या है? अलग अलग हो सकता है। ठीक है। आई बात समझे? कोकस का जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग हो सकता है। कोकस हो सकता है क्या? मोनोकोकस टाइप का भी हो सकता है। कैसा? मोनोकोकस। ठीक है। क्या हो सकता है भाई? मोनोकोकस। अगर एक सेल है, दो है तो डिप्लोकोकस, तीन है तो ट्रिप्लोकोकस, और मोर देन 3 है तो उनको क्या बोलेंगे? स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है। चैन के फॉर्म में है। और जो पांचवा अरेंजमेंट है वो क्या है? स्टेफाइलोकोकस, यानी कि बहुत सारी सेल्स हैं और सीट के फॉर्म में बिल्कुल अरेंज है, तो उन्हें क्या बोलते हैं? स्टेफाइलोकोकस बोलते हैं। और जो 6 नंबर वाला है वो सार्सिना है। कह रहा है कि बिल्कुल क्यूब के फॉर्म में ये अरेंज होते हैं और एक कॉर्नर पे कम से कम मिनिमम 8 सेल्स क्या होती है इनके पास? एक कॉर्नर पे अरेंज होती है। तो अगर ऐसा कुछ अरेंजमेंट दिखता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सार्सिना बोलते हैं। ठीक है। तो गाइज आज के लिए, आज इस वीडियो को यहीं पे हम खत्म करते हैं। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो, आपको लग रहा है कि वीडियो से अगर कोई हेल्प मिल रही है, आपको हेल्पफुल है अगर आपके लिए, तो वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है। और चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है। थैंक यू।